Sing that shit. Yeah. नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है अभिज्ञान चैनल पर। और पिछले पार्ट में मैंने वाक्य के भेद ही पढ़ाए थे और इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य समझाए थे। अब मैं आपको इस पार्ट में वाक्य और वाक्य के भेद अंग बताऊंगी, लेकिन मुख्य रूप से रचना के आधार पर वाक्य के भेद समझाऊंगी। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा समझ लेते हैं। वाक्य की परिभाषा कुछ इस तरह से है: शब्दों का सार्थक समूह जो कि व्यवस्थित क्रम में हो तथा वक्ता के आशय को स्पष्ट करता हो, वाक्य कहलाता है। हमने फिर से एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने बोला शब्दों का समूह। शब्दों का समूह होना तो जरूरी है, लेकिन वो सार्थक होना चाहिए, यानी उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो और वो व्यवस्थित क्रम में भी हो, सीक्वेंस उसकी ठीक हो, यानी पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया हो, तो उसको व्यवस्थित क्रम कहते हैं। उसको पद क्रम भी कहा जाता है। तथा वक्ता के आशय को स्पष्ट भी करने वाला होना चाहिए। जो कहने वाला है व्यक्ति, उसका आशय भी, उसका भाव भी स्पष्ट करता है अगर, तो वो वाक्य कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, राधा गाना गाएगी, ये निश्चित रूप से व्यवस्थित क्रम है, इसीलिए इसका अर्थ निकल रहा है सार्थक अर्थ। और अगर हम इसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दें, शब्द क्रम पद क्रम हटा दें, तो फिर इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जैसे हम इसको कर दें गाना गाएगी राधा या गाएगी गाना राधा, तो ये व्यवस्थित क्रम नहीं कहलाएगा, इसीलिए इसको वाक्य की श्रेणी में तब हम नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमें निश्चित क्रम भी रखना होता है, उसका कोई अर्थ भी निकल रहा हो, जिस तक जो बात पहुंचाई जा रही है वो स्पष्ट तौर पर पहुंच जाए, यही वाक्य का उद्देश्य होता है। दूसरा वाक्य है मोहन आगरा जा रहा है। ये भी पूर्णतः अपना आशय स्पष्ट कर रहा है और इसमें निश्चित क्रम भी नजर आ रहा है। मोहन आगरा जा रहा है, इसका मतलब मोहन जो है वो कर्ता है, आगरा कर्म है और जा रहा है ये क्रिया है, यानी सीक्वेंस एकदम ठीक है, इसीलिए इसको हम वाक्य कहेंगे। वाक्य के अंग कहलाते हैं दो, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य के भेद दो तरह से किए जाते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा होता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो कि हम इस वीडियो में स्पेशली इसी पर ध्यान देंगे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब वाक्य के अंग स्पष्ट कर देती हूँ आपको। उद्देश्य की डेफिनेशन बहुत शॉर्ट में मैंने आपके सामने रखी है। कर्ता, कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है। कर्ता और कर्ता का विस्तार। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम जो है वो कर्ता कहलाएगा, ने जो है वो कर्ता का विस्तार कहलाएगा और उद्देश्य कहलाएगा रावण को मारा। तब यहाँ पर उद्देश्य का अर्थ इसी बात से स्पष्ट हो जाता है। कर्ता और कर्ता का विस्तार जो है वो उद्देश्य के अंतर्गत होगा और रावण को मारा ये विधेय के अंतर्गत आएगा। आगे सेंटेंस देखिए, जिसमें कर्ता तो है लेकिन कर्ता का विस्तार नहीं है। जैसे मोर नाच रहा है, तो यहाँ पर मोर जो है वो कर्ता है और उसी को हम उद्देश्य कहेंगे। नाच रहा है ये क्रिया है और इसी को हम विधेय कहेंगे। दूसरी तरह से समझिए कि जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य कहलाता है और जो बात कही जाती है वो विधेय कहलाता है। आपके सामने है। विधेय की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं, अथवा कर्ता तथा कर्ता के विस्तार के बाद जो कुछ भी शेष रहता है वही विधेय कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तब यहाँ पर राम जो है वो कर्ता है और इसी को हम उद्देश्य की श्रेणी में रखेंगे। और ने जो है वो कर्ता का विस्तार है, तो वो भी उद्देश्य में आएगा और रावण को मारा विधेय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि राम जो है वही कर्ता है और वही उद्देश्य है, इसलिए बचा हुआ पार्ट जो है वाक्य का वो पूरा विधेय की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरा उदाहरण आपके सामने है: मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। अब मेरा भाई प्रशांत जो है वो उद्देश्य होगा और धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है ये विधेय के अंतर्गत आ जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद माने गए हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य और नंबर 3 संयुक्त वाक्य।
एक्चुअली दूसरे नंबर पर संयुक्त वाक्य होता है और तीसरे नंबर पर मिश्र वाक्य होता है। तो सरल वाक्य की डेफिनेशन देखिए। जिन वाक्यों में कर्ता एक या अनेक हो सकते हैं किंतु क्रिया एक ही होती है एवं एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इसको ध्यान से अगर देखें तो इसमें लिखा है कि कर्ता एक या अनेक हो सकते हैं। कई जगह पर आपको बुक्स में मिलेगा कि यहाँ पर एक कर्ता और एक क्रिया ही होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सिर्फ एक कर्ता हो ये ज़रूरी नहीं है। साधारण वाक्य थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं और इसमें दो कर्ता भी नज़र आ सकते हैं। ये मैं आगे जब उदाहरण बताऊंगी तब आपको स्पष्ट कर दूंगी। जिन वाक्यों में कर्ता एक या अनेक हो सकते हैं किंतु क्रिया एक ही होती है एवं एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे महेश और दिनेश पुस्तक पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ करने वाले कार्य जो हो रहा है यानी पुस्तक जो पढ़ी जा रही है वो दो लोगों द्वारा पढ़ी जा रही है, एक दिनेश है और एक महेश है। तो यानी कर्ता यहाँ पर दो हैं लेकिन क्रिया एक ही हो रही है, तब यहाँ पर हम सरल वाक्य इसे कह सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता था कि हम एक ही नाम यहाँ पर नज़र आता कि दिनेश पुस्तक पढ़ता है तो सरल वाक्य ही कहलाता, तब आप हम डेफिनेशन में ऐसा कह सकते थे कि एक कर्ता और एक क्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर आपको दो कर्ता नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी सरल वाक्य के अंतर्गत उसे रखेंगे, क्योंकि दिनेश और महेश के बीच में जो और लगा हुआ है योजक शब्द, उसको हम दो वाक्यों के जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तब उसे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत रखते हैं, अन्यथा वो साधारण वाक्य या सरल वाक्य ही कहलाता है। एक उदाहरण इसमें देखिए, पिताजी पत्र लिख रहे हैं। अब यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दूं क्योंकि सेकंड लाइन में ऐसा लिखा है कि एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो यहाँ पर एक उद्देश्य नजर आ रहा है यानी पिताजी जो है वो उद्देश्य है और बची हुई बात जो है जो उनके बारे में कही जा रही है कि वो पत्र लिख रहे हैं वो विधेय के अंतर्गत आएगा। रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है, यहाँ पर रेलगाड़ी जो है वो उद्देश्य है और उसके बारे में बात की जा रही है कि वो बहुत तेज चल रही है, तो वो विधेय कहलाएगा। कक्षा में सभी बच्चे बुद्धिमान हैं, तो बात किसके विषय में कही जा रही है? कक्षा के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर कक्षा के सभी बच्चे जो है वो उद्देश्य की श्रेणी में रखा जाएगा और वो बुद्धिमान है, उनके बारे में बात कही जा रही है कि वो बुद्धिमान है, तो वो विधेय के अंतर्गत रखा जाएगा। यहाँ संयुक्त वाक्य आपके सामने है और संयुक्त वाक्य हम कब कहेंगे ये डेफिनेशन देखिए। वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य या खंड स्वतंत्र रूप से समुच्चयबोधक अवयवों द्वारा आपस में जोड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर से देख लीजिए, दो या दो से अधिक वाक्य हों और उनको किससे जोड़ा जाए? समुच्चयबोधक अवयवों के द्वारा। और समुच्चयबोधक अवयव होते क्या हैं? और, तथा, एवं जैसे जो शब्द होते हैं वो सब समुच्चयबोधक होते हैं और उनको अवयव कहा जाता है। अवयव इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी लिंग वचन काल के परिवर्तन होने के बाद भी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, हम किसी भी आधार पर उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जो विकारी और अविकारी शब्द जब पढ़े जाते हैं 6 to 8 में, तो उसमें कहा जाता है विकारी शब्द वो होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं लिंग वचन के आधार पर, और जो परिवर्तित नहीं होते वो अव्यय कहलाते हैं, उन्हीं को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब दो वाक्य हों, उन दोनों को जोड़ने का कार्य समुच्चयबोधक अव्यय कर रहे हों, तब वहां पर संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है। अब यहाँ पर आपके सामने दो संपूर्ण कंप्लीट वाक्य नजर आ रहे हैं, यानी बादल गरज रहे हैं ये भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य नजर आ रहा है और दूसरा वाक्य वर्षा हो रही है ये भी स्वतंत्र वाक्य के रूप में है, और उन दोनों बातों को जोड़ने का कार्य समुच्चयबोधक अर्थात और शब्द कर रहा है। तो यहाँ पर दो वाक्य जिस चीज से जोड़े जा रहे हैं वो है समुच्चयबोधक, और उसको जोड़ने के बाद ये संयुक्त वाक्य यानी एक से ज्यादा वाक्य जब होगा तभी हम उसको संयुक्त कह पाएंगे।
तो ये वाक्य आपके सामने सरल संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। दूसरा देखिए, गांधी जी भारत लौटे और उन्होंने पराधीन भारतीयों की दुर्दशा देखी। अब यहाँ पर दो स्वतंत्र वाक्य हैं। पहला वाक्य है गांधी जी भारत लौटे और दूसरा वाक्य है उन्होंने पराधीन भारतीयों की दुर्दशा देखी। अब इसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य और जैसा शब्द कर रहा है, जिसको हम समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। तब यहाँ पर संयुक्त वाक्य ही कहलाएगा। इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है थर्ड, यहाँ पहले जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है। तब यहाँ परंतु जैसी बात विरोधाभास प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन वो भी जोड़ने का कार्य कर रहा है दो वाक्यों को, तो यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य कहलाएगा। समुच्चयबोधक अव्यय होते कौन कौन से हैं जो संयुक्त वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं? ये सामने है आपके, तथा, एवं, या, अथवा और परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः, इसलिए, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। ये सभी समुच्चयबोधक कहलाते हैं और ये तब प्रयोग में लाए जाते हैं जब हम दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हों। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत ही आएंगे। लेकिन मैंने आपको पहला सरल वाक्य के अंतर्गत मैंने और जैसा शब्द जोड़ने वाला कार्य दिखाया था, जिसमें एक बात स्पष्ट थी कि वो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा था, न कि वाक्यों को। और यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य और कर रहा है। जैसे आगे एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। तो सूरज निकला एक वाक्य है स्वतंत्र वाक्य और दूसरा वाक्य है पक्षी चहचहाने लगे। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य और कर रहा है और ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। आगे विशेष में देखिए, मुझे जल्दी जाना था, देर हो गई। अब यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है कि हम अगर इस वाक्य को वैसे साधारणतः कहते तो इस तरह से कहते कि मुझे आज जल्दी जाना था लेकिन देर हो गई। अब लेकिन के स्थान पर यहाँ पर कॉमा को प्रयोग कर दिया गया है और कॉमा को प्रयोग करने से लेकिन का लोप हो गया है। यही आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है कि लेकिन का लोप का मतलब होता है लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। लेकिन यहाँ पर गुप्त हो गया, यहाँ से हट गया है और उसके स्थान पर हमने कॉमा का प्रयोग कर दिया है, तब भी ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत ही आएगा। अब ऐसा कभी आप नजर आएगा तो आपको ध्यान देना होगा कि दोनों वाक्य स्वतंत्र होने चाहिए। दूसरा है वाक्य, वह ईमानदार ही नहीं है परिश्रमी भी है। अब यहाँ पर हमें बीच में अल्प विराम यानी कॉमा नजर आ रहा है और वहां पर होना क्या चाहिए था, बल्कि का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन बल्कि का प्रयोग नहीं किया गया, उसका लोप हो गया, उसकी जगह पर कॉमा का प्रयोग किया गया है। ऐसा भी वाक्य हमेशा संयुक्त वाक्य ही की श्रेणी में आएगा, क्योंकि दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं। इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य दिख रहा है आपके सामने। मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र नाम से ही समझ में आ रहा है कि सब कुछ मिक्स हो, और मिक्स का मतलब मिश्र है, या मिश्र को हम मिश्रित भी कह सकते हैं। कभी आप अगर किसी सेंटेंस को पहचान कर अगर मिश्र समझ में आ रहा है और आपने वहाँ पर मिश्रित वाक्य लिख दिया तो भी करेक्ट है वो। इसको हम चाहें तो मिश्र कहें, चाहें तो आप मिश्रित भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि एक तो प्रधान वाक्य कहलाएगा, एक जो वाक्य होगा वो प्रधान होगा, और एक से ज्यादा भी वाक्य हो सकते हैं जो उन पर आश्रित होंगे, तब मिश्र वाक्य कहलाएगा। और इसमें प्रयोग क्या क्या होते हैं, शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे इस तरह से प्रयोग करते हैं कि जैसे शब्दों से जोड़ा जाएगा वाक्य को, जो होगा, जिसकी हो सकता है, जैसे हो सकता है, और इस तरह के जोड़े भी सामने आते हैं जिन्हें व्यधिकरण कहते हैं, व्यधिकरण योजक। तो वो इस तरह से भी हो सकते हैं, जो के साथ वह का प्रयोग, एक ही सेंटेंस में जो के साथ वह का प्रयोग होगा, जब के साथ तब का प्रयोग होगा, ज्यों के साथ त्यों का प्रयोग होगा, या कभी कभी त्यों तब जैसे जगह पर क्या करते हैं, कॉमा लगाकर छोड़ते हैं, तब भी वो आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही आएगा। जैसे वैसे जैसे शब्द आते हैं, एक साथ प्रयोग होते हैं एक ही सेंटेंस में, जिसमें एक प्रधान वाक्य और बाकी आश्रित होते हैं, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य व्यधिकरण योजकों द्वारा किया जाता है। ये सब उसी के उदाहरण दिए हुए हैं, जहाँ वहाँ
ताकि, यदि, तो, अगर, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अर्थ संबंधी जो वाक्य थे अर्थ के आधार पर, तो उसमें संकेतार्थक जो था उसकी तरह भी प्रयोग होता है। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो उसमें एक सेंटेंस में अगर और तो दोनों चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें व्यधिकरण योजक कहा जाता है, और जो जब प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें मिश्र वाक्य के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे अध्यापिका चाहती है कि बच्चे मेहनत करें। अब यहाँ पर एक मुख्य वाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। मुख्य वाक्य कौन सा है? अध्यापिका चाहती है। और की से जुड़ा हुआ जो वाक्य है वो आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आता है। दूसरा सेंटेंस है, राधा ऐसे खेल रही है जैसे बच्चे खेलते हैं। अब यहाँ पर भी एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य। ऐसा क्यों कहते हैं कि आश्रित है वो? क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र वाक्य नहीं होता। जैसे अगर इस सेंटेंस को हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं तो कैसे होगा? राधा ऐसे खेल रही है जैसे बच्चे खेलते हैं, आश्रित कहलाएगा। जैसे के बाद जैसे आपने ऊपर देखा कि की से जुड़ा हुआ जो वाक्य है वो आश्रित उपवाक्य है, उसी तरह से जैसे से जुड़ा हुआ वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाएगा, और मुख्य उपवाक्य जो है वो कहलाएगा राधा ऐसे खेल रही है। मिश्र वाक्यों में 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। यहाँ पर आपको 3 उपवाक्य के आश्रित के 3 भेद दिखाए जाएंगे। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम इसको कैसे समझेंगे? संज्ञा उपवाक्य का मतलब यह है संज्ञा के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं और उससे जुड़ा हुआ जो वाक्य होता है वो संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आता है। विशेषण उपवाक्य में क्या होगा कि एक सेंटेंस होगा जो प्रधान होगा, उसके आगे जुड़ा हुआ कोई शब्द होगा जो जिसके जैसा, उसमें जो विशेषता कही जाएगी, संज्ञा या सर्वनाम की जब विशेषता बताई जाएगी वो दूसरे सेंटेंस में होगी, दूसरे वाक्य में होगी, तो उसे विशेषण उपवाक्य की श्रेणी में रखा जाएगा। वो आश्रित उपवाक्य होगा और उसको हम विशेषण उपवाक्य भी कहेंगे। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो जिस वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों का उल्लेख किया जाएगा उस वाक्य को आश्रित उपवाक्य और उसी को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाएगा। अब इसमें डेफिनेशन आप विस्तृत देख लीजिए। संज्ञा उपवाक्य, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा होती है उसके स्थान पर प्रयोग होने वाले जो वाक्य होते हैं वो उपवाक्य कहलाते हैं संज्ञा उपवाक्य। यह उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े रहते हैं। किस तरह से? जैसे कृष्णव ने कहा कि वह खाना नहीं खाएगा। कृष्णव जो है वो संज्ञा है और उसकी जो आगे का दिख रहा है आपको, कृष्णव ने कहा कि वह खाना नहीं खाएगा, तो की से लेकर खाएगा तक ये पूरा जो वाक्य है वो आश्रित उपवाक्य कहलाएगा और ये आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। यानी इसमें पहचान के लिए हम स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि जब किसी सेंटेंस में मिश्रित उपवाक्य नजर आ रहा है और उसमें पूछा जा रहा है कि आश्रित उपवाक्य कहाँ है और वो कौन सा उपवाक्य कहलाएगा, संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा कि विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो हम किस के से ही समझ सकते हैं कि क में छोटी एक की मात्रा यानी कि लगा हुआ है तो उससे जुड़ा हुआ पूरा वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाएगा और वही संज्ञा उपवाक्य की श्रेणी में आएगा। दूसरा सेंटेंस भी है, राजा ने कहा कि युद्ध में जीतना कठिन है, तो की से लेकर कठिन है तक ये पूरा वाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। राजा ने कहा कि युद्ध में जीतना कठिन है, तो यहाँ पर आश्रित उपवाक्य जो है वो ये कहलाएगा कि युद्ध में जीतना कठिन है। विशेषण उपवाक्य की डेफिनेशन, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण के बारे में हम जानते ही हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को
विशेषण कहते हैं। अब जब हम ये ध्यान से देखेंगे तो प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा प्रयोग की जाएगी या सर्वनाम प्रयोग किया जाएगा, उसकी विशेषता जिस वाक्य में होगी वो वही आश्रित उपवाक्य होगा और वही विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। यह उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम के विषय में विभिन्न सूचनाएं देता है। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो, जिसके, जिसने, जिसे आदि शब्दों से जुड़ा रहता है। जिस तरह से हमने संज्ञा उपवाक्य में पढ़ा था कि शब्द जहाँ जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ जो वाक्य है वही आश्रित उपवाक्य कहलाएगा और वही संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। इसी तरह से जब हम किसी सेंटेंस को देखेंगे मिश्र वाक्य को, तो उसमें जिसके, जो, जिसने, जिसे जैसे शब्द लगे हों और उससे जुड़ा हुआ जो वाक्य होगा वो विशेषण आश्रित उपवाक्य ही कहलाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, जैसे उस लड़के को अंदर बुलाओ जो बाहर आया है। अब यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग किया गया है। संज्ञा है यहाँ पर लड़के, लड़के लिखा हुआ है और ये जातिवाचक संज्ञा है और इसकी विशेषता जो है वो बताई गई है अगले सेंटेंस में जो इससे जुड़ा है, जो बाहर आया है। तो जो से जुड़ा हुआ जो वाक्य है वो क्या हुआ, जो बाहर आया है। ये आश्रित उपवाक्य है और इसको हम, क्योंकि ये जो से जुड़ा है यानी संबंधवाचक सर्वनाम है, ये जो से जुड़ा है, इसलिए इसको हम विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा देखिए उदाहरण, यह वही औरत है जिसने कल सामान चुराया था। अब यहाँ पर सीधे सीधे नजर आ रहा है कि जिसने शब्द जुड़ा है संबंधवाचक सर्वनाम और उससे जुड़ा हुआ वाक्य कौन सा है, कल सामान चुराया था। तो जिसने कल सामान चुराया था यह आश्रित उपवाक्य कहलाएगा और इसे हम विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत रखेंगे। तीसरा सेंटेंस है, जो मेहनत करता है वह सफलता प्राप्त करता है। अब यहाँ पर सफलता जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा और उसकी बात की जा रही है इससे पहले वाले सेंटेंस में। तो ये एक चीज़ यहाँ पर और स्पष्ट हो रही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आश्रित उपवाक्य हमेशा सेकंड वाक्य हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रथम वाक्य भी आश्रित उपवाक्य हो सकता है। जैसे आपको दिख रहा है जो मेहनत करता है, तो जो शब्द जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो पहला वाला जो वाक्य है जो मेहनत करता है यही विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा और प्रधान वाक्य जो है वो कहलाएगा अगला वाला, यानी वह सफलता प्राप्त करता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य और इसकी डेफिनेशन ये इस प्रकार है, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। तो हमें ध्यान किस पर देना है कि क्रिया की विशेषता बताता है। जो प्रधान उपवाक्य नजर आएगा उसमें जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता बताने वाला जो वाक्य है वही क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। इन उपवाक्यों में क्रिया के घटित होने की रीति मतलब किसी कार्य के होने का तरीका, किस विधि से हो रहा है वो रीति के अंतर्गत आएगा। फिर समय, दिशा, स्थान, परिणाम। समय का मतलब आप सभी जानते हैं, दिशा का मतलब भी सभी जानते हैं, स्थान का मतलब जगह का उल्लेख होगा कि कहाँ पर हो रहा है कार्य और उसका परिणाम क्या हुआ। ये सारे शब्द आपको नजर आएंगे कि किस तरह से क्रिया की विशेषता बताने वाला जो वाक्य है उसे हम आश्रित उपवाक्य की श्रेणी में रखेंगे और उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य इसलिए कहेंगे क्योंकि प्रधान उपवाक्य में जो क्रिया हो रही होगी उसकी विशेषता उसमें दिखाई देगी। जैसे वह समझाता है वैसे कोई नहीं समझाता। अब यहाँ पर समझाने वाले कार्य जो किया जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है कि जैसे वह समझाता है वैसे कोई नहीं समझाता, यानी समझाने वाली जो क्रिया है उसकी जो उल्लेख हो रहा है उसकी विशेषता बताई जा रही है। कौन से वाक्य में? स्टार्टिंग वाले वाक्य में। इसलिए ये पहला वाला वाक्य जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। दूसरा है, जहां वह रोज जाती है वहां मेरा घर है। तो जहां रोज जाती है वहां मेरा घर है में क्या होगा कि जिसमें विशेषता बताई जा रही है, जो विशेषण क्रिया कौन सी हो रही है? रोज जाने वाली क्रिया, और उसमें विशेषता क्या कहाँ पर है? वहां मेरा घर है। तो यहाँ पर सेकंड वाला वाक्य जो है उसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाएगा उसको। वाक्य रूपांतरण, एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से
रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। यानी इसको परिवर्तित करना। वाक्य रूपांतरण का मतलब होता है एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कन्वर्ट करना। किस तरह से हम परिवर्तित करते हैं उसी को वाक्य रूपांतरण कहा जाता है। कैसे करेंगे? सरल वाक्य को किस तरह से संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, क्योंकि सरल वाक्य अगर आपके सामने होगा तो उसको हम संयुक्त वाक्य में या फिर मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे। संयुक्त वाक्य अगर होगा तो उसे सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करेंगे, और जब मिश्र वाक्य हमारे सामने होगा तो उसे सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट किया जाएगा। इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये नोट करने लायक बात है कि जब भी हम किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में कन्वर्ट करते हैं, रूपांतरित करते हैं, तो उसका भाव अंतर नहीं होना चाहिए, उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, ये सरल वाक्य है। जब हमने सरल से संयुक्त में इसको परिवर्तित हुआ तो इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया वाक्य। और किस तरह से हुआ? समुच्चय बोधक यहाँ पर योजक हमने प्रयोग किया और उसे दो सेंटेंस में डिवाइड कर दिया। किस तरह से? प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं और उसमें और का प्रयोग करके हमने उसे दो वाक्यों में परिवर्तित कर दिया है, तो ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ गया। और मिश्र वाक्य में अगर इसको डालना है तो किस तरह से आएगा? जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। अब यहाँ हमने व्यधिकरण योजक का प्रयोग किया और वो क्या है? जब और तब। जब और तब का प्रयोग करके हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें एक आश्रित है और एक स्वतंत्र उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, तब ये मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा।